स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, उसका नाम है क्या, प्रपोजिशन। उसका पार्ट जो 3 पढ़ने वाले हैं। तो इस पार्ट को मैं बोलता हूँ कि जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम एडवांस। कि सर एडवांस कैसे? क्योंकि देखिए बच्चा समझता है कि वो इन पढ़ चुका है, एट पढ़ चुका है या वन पढ़ चुका है तो उसका जो प्रपोजिशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि बच्चा सोचता है कि ये तो बस खाली यहाँ पे ऐसे ही लगे हैं, ठीक है। तो जब वो उन्हें ऐसे ही पढ़ के चला जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो कहता है कि यार पढ़ा भी था, हुआ भी नहीं, तो ऐसे कैसे हो गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीजें ऐसी हैं जो एडवांस कहलाती हैं और कोई भी चीज किसी भी जगह पे ऐसे ही नहीं लगती है। सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, फ्रॉम वेयर डिड यू कम। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने बोला फ्रॉम वेयर डिड यू कम। तो हमें लगता है कि ये जो वर्ड है, ये जो प्रपोजिशन लगी हुई है, ये ऐसी लगी है। इससे पहली बात तो इस बात को बताइए, क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ये क्वेश्चन सही है? तो हमको लगता है कि जब हम कहीं से आते हैं, कहीं जाते हैं, हम फ्रॉम लगा देते हैं, ठीक है। कहाँ लगा देते हैं इस चीज से मतलब नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए आपने एक चीज पढ़ी होगी या एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोनाउन। तो इसमें प्रोनाउन में एक पार्ट आता है जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या होता है साहब, ये क्या होता है? इसमें ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे कुछ WH फैमिली यूज होती है। WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली का मतलब होता है कि जैसे व्हाट हुआ, हु हुआ, whom हुआ, why हुआ, when हुआ, तो इन सब चीज का यूज होता है। तो चलिए काम किया जाए। आप इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे बताऊंगा और यहाँ से सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। अब आप ये देखना कि जब हम इस मेथड को सीख जाएंगे तो इससे कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपके जो ये वाले क्वेश्चन आएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के, ये भी सॉल्व हो जाएंगे। आपके इन्फिनेटिव के जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा मेथड बताता हूँ, उसके बाद वापस से हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बता देता हूं। देखिए ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है इसमें जो है काफी वर्ड यूज होते हैं। मैंने बताया WH फैमिली यूज होती है। तो उस WH फैमिली में से 3 वर्ड ऐसे होते हैं, व्हाट, हु एंड एक होता है विच। ये आपके 3 वर्ड ऐसे हैं, ये आपके 3 वर्ड ऐसे हैं जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट भी बनते हैं कहीं कहीं और ये कहीं कहीं ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। और कैसे, मैं लिख लेता हूं ऐसे। ये काम करते हैं एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले हम यहां से मेथड पकड़ेंगे और इस मेथड से वापस फिर क्वेश्चन पे जाएंगे और उसको क्वेश्चन को बना देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला हु, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला कि हु आर टीचिंग यू। मैंने क्या बोला, हु आर टीचिंग यू। तो मुझे एक बात बताइए कि सर इस सेंटेंस में ये जो हु है ये क्या है? इस सेंटेंस में ये जो हु है ये क्या है? तो ये जो हु है यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये वर्ब है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब एक बात समझ में आई कि यहाँ पे जो हु है, यहाँ पे ये हु जो है वो किसी सब्जेक्ट को जानना चाहता है, और यहाँ ये हु जो है क्या बन के आया है, ये सब्जेक्ट बन के आया है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता कि हु तो हु डू यू टीच इंग्लिश। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें आपने कहा कि सर ये जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, ये कोई सब्जेक्ट है और
हु डू यू टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे ये जो यू है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ये जो हु है, ये यहाँ पे बन के आया है ऑब्जेक्ट। हु डू यू टीच इंग्लिश का मतलब होता है कि यू और ये जो डू है, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, हु जो है क्या बताएगा, किसी ऑब्जेक्ट को बताएगा। ये कहना चाहता है कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यू है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो हु है वो यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी, ये जो यू है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये जो हु है यहाँ पे क्या बन के आया, सब्जेक्ट बन के आया। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है और इसमें सब्जेक्ट है। तो बात यहाँ पे ये समझ में आती है कि ये जो हु है, ये हु जो है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जैसे मान के चलिए, मैं दोबारा से एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां लिख देता हूं, मैंने बोला व्हाट व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप मुझे बताइए जो व्हाट है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आपने कहा कि सर सब्जेक्ट तो यहाँ पे यू है, तो ये जो व्हाट है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपका बन के आया है, क्या बन के आया है, ऑब्जेक्ट बन के आया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो व्हाट है वो यहाँ पे जो है क्या बन के आया है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट बन के आया है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता कि व्हाट मेड यू फील हैप्पी, जैसे अगर क्वेश्चन ये है तो आपने कहा कि सर व्हाट मेड यू फील हैप्पी, व्हाट मेड यू फील हैप्पी। तो कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसका मतलब ये जो व्हाट है वो यहाँ पे क्या बन के आ गया, सब्जेक्ट बन के आ गया। तो कहने का मतलब इस बात से हमें एक बात ये समझ में आ गई कि जो विच है, ये जो व्हाट है, ये जो हु है, ये कहीं कहीं तो सब्जेक्ट बन जाते हैं और कहीं कहीं क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि जब भी कोई भी वर्ड आपका किसी भी सेंटेंस में, जब भी कोई भी वर्ड आपका किसी भी सेंटेंस में, कोई भी वर्ड का मतलब ये है कि WH फैमिली, तो कभी भी WH फैमिली आपका किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के आए तो आपकी जो वर्ब है वो उस सेंटेंस में उसके साथ प्रीपोजिशन लगा सकती है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में। देखिए आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको जो है जैसे एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए जैसे मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि फ्रॉम वेयर डिड यू कम। तो एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये जो वेयर है ये यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो आपने कहा कि सर ये सब्जेक्ट है, और इसने पूछा कि यू डिड वेयर, तुम थे कहां से आए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो आप जब भी WH फैमिली दी हो, WH फैमिली जब भी आपको दी हो, वो बन के आए क्या, एज ए ऑब्जेक्ट, तो आप वहां पे प्रीपोजिशन लगा सकते हो, कहां पे, सेंटेंस के लास्ट में। कब, बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने बोला जब भी आपके WH फैमिली ऑब्जेक्ट बन के आए तो आप सेंटेंस के लास्ट में उसका प्रपोजिशन लगा सकते हैं, ना कि उसके स्टार्टिंग में। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, ये सर ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन जो फॉर्म आएगा वो यहां नहीं आएगा। आपको मैंने बताया ना, कहीं से आप आते हो या कहीं से आप आए हो, तो आने के लिए कहीं से हम क्या लगाते हैं, फॉर्म लगाते हैं। तो वो यहां नहीं लगाएंगे, वो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि वेयर डिड यू कम
फ्रॉम, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये ठीक होगा। बात समझ में आ गई? नहीं है ये बात समझ में? चलिए आप इसको लिखिए, मैं दोबारा से एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, इसको हटा देता हूं। जैसे मैंने बोला फॉर व्हाट फॉर व्हाट आर यू सिटिंग हियर। तो पहले एक बात समझिए, इस फॉर व्हाट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्यों या किस लिए, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वाई। क्या बोलते हैं? वाई। तो वाई का मतलब भी आपका फॉर व्हाट होता है। तो आप एक बार बताइए मुझे, जो व्हाट है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट बन के आया है या ऑब्जेक्ट बन के आया है? तो आपने कहा कि सर सब्जेक्ट तो इसका ये है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ साथ ये जो आप प्रपोजिशन लगाना चाहते हैं लगा तो सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएगी, ये आएगी आपकी सेंटेंस के लास्ट में। तो सर ये यहां नहीं आएगा, ये आएगा आपका फॉर, यहां पे आएगा, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू सिटिंग हियर फॉर का इसका मतलब ये है कि किस लिए तुम यहाँ बैठे हो। तो व्हाट आर यू सिटिंग फॉर, ये क्वेश्चन ऐसे ठीक है। लेकिन आप बिना प्रपोजिशन के बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है वाई से बना सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि वाई आर यू सिटिंग हियर, ठीक है, क्योंकि इसका ये जो मीनिंग है वो किसका है? वो फॉर व्हाट के लिए यूज है, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या है कि सर व्हाट यहाँ पे है, यहाँ लिख देते हैं व्हाट यहाँ पे है, ये जो फॉर है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो बात क्या समझ में आई? जो प्रपोजिशन लगती है ना लास्ट में, आप देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में प्रपोजिशन लग के आ जाती है, कोई भी वर्ड उसके आगे नहीं लगा होता। वो इसीलिए लगा होता है कि वहां पे जो WH फैमिली होती है वो ऑब्जेक्ट बन के आती है, और ऑब्जेक्ट जब बन के आती है और आप उसमें प्रपोजिशन लगाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सब में लगा देना है, लेकिन कोई वर्ड ऐसा है जिसको चाहिए तो आप उसके स्टार्टिंग में ना लगा के कहाँ लगाते हैं? उसके सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं। जैसे आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद एक दो एग्जांपल और देके समझाता हूं मैं, कि बहुत ही कंफ्यूजन होता है इसमें। बच्चा सोचता है कि यहाँ तो ऐसे ही लग जाते हैं, ऐसे कोई भी चीज कहीं नहीं लगती है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए और मैं आपको एक दो एग्जाम्पल अलग से बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन देता हूं। आप मुझे देख के बताइए कि इन तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस आपका सही है। आप मुझे देख के बताइए कि इन तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस आपका सही है। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर ये जो है, पहली बात बताइए, जो हु है, ये हु है वो क्या है? आपने कहा कि सर सब्जेक्ट ये है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, WH फैमिली क्या है, ये क्वेश्चन पूछने आई है, और एज ए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आप अगर बात करने के लिए तो आप क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, लेकिन आप उसे स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, लेकिन आप लगाना चाहते हैं तो आप उसे लास्ट में लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो क्वेश्चन है आपका एकदम सही है। नेक्स्ट वाला देख के बताइए। आपने कहा कि सर सब्जेक्ट यहाँ पे
शी है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है तो क्या इसमें मैं टू लगा सकता हूँ? जी हाँ, आप टू लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते हैं, आप कहाँ लगा सकते हैं? लास्ट में लगा सकते हो। सेम देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, सेम वही बना हुआ है। तो इसका मतलब आपको मेथड समझ में आया कि WH फैमिली अगर ऑब्जेक्ट बन के आती है तो आप जो है उसमें क्या लगा सकते हैं? प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं, सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको मेथड समझ में आया होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब भी आपको इसमें प्रपोजिशन लगाना है, तो आपका जो सेंटेंस है वो हमेशा सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि वो हमेशा एक्टिव वॉइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्टिव वॉइस होना चाहिए। और आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव बना हुआ है, तो आप जो है उसमें प्रपोजिशन स्टार्टिंग में ही लगा सकते हैं। बात समझ में? नहीं समझ में? मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले आप इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देके ही समझाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने बोला बाय whom is this book being देख के बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? तो आपने कहा मुझसे कि सर ये जो दिस बुक है वो क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये दिस बुक क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब जब ये सब्जेक्ट हुआ तो जो हूम हुआ है ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज हुआ। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुआ। और जब ये हूम ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज हुआ तो हमने अभी तक ये चीज पढ़ी है कि सर ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो आप प्रपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रपोजिशन आएगा वो कहाँ आएगा? सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन आपकी WH फैमिली अगर पैसिव वॉइस में बनी हो, किस चीज में बनी हो? पैसिव वॉइस में बनी हो, तो आप प्रपोजिशन स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं? स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जो है वो आपकी जो WH फैमिली है एक्टिव वॉइस बनी है तभी आप लास्ट में लगाएंगे, लेकिन पैसिव बना हुआ है तो आप वापस से उससे स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर पैसिव का कैसे पता चलेगा? तो एक बात समझिए कि सर जब भी आपको बी की फॉर्म देगा, बी की फॉर्म का मतलब क्या है? इज, आर, एम, वॉज या जब भी आपको ये देगा तो आप देखेंगे कि इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ना देके, तो हमने कहा कि सर जब भी बी की फॉर्म आए और आप इसमें देखें कि क्या लगा होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखने से इज आएगा या आम आएगा या वॉज आएगा, तो जब भी आते हैं क्या होंगे? हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेके आते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब इनके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ना देके वर्ब की थर्ड फॉर्म देते हैं, तो समझ जाना कि सेंटेंस आपका क्या बना हुआ होता है? पैसिव बना होता है। और जब भी पैसिव बना हुआ होगा तो आप किसी भी पैसिव के स्टार्टिंग में प्रपोजिशन लगा सकते हैं। तो ये जो प्रपोजिशन है ये आप उस WH फैमिली से पहले लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, यहाँ क्या दिया हुआ है सर? इज दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, डी की फॉर्म, और इसके साथ कौन सी फॉर्म दी गई है? यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म दी गई है। कौन सी फॉर्म दी गई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। और जब थर्ड फॉर्म दिया होती है तो इसका मतलब सेंटेंस का क्या बना होता है? पैसिव बना होता है। तो इसका मतलब आपका जो बाय यहाँ स्टार्टिंग में लगा है वो क्या है? एकदम सही है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा बोल सकते हैं कि बाय whom इज दिस बुक बीइंग रिटन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा हुआ होता कि बाय whom इज दिस बुक, तो इसका मतलब, तो आपने कहा सर ये जो है ये सब्जेक्ट है और ये क्या हुआ? ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज हुआ क्योंकि किसी की बात की इसने, तो ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज हुआ। जब ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज हुआ और इसके साथ क्या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस है मतलब सिंपल सेंटेंस है, और जब एक्टिव वॉइस है सिंपल सेंटेंस है तो आप कभी भी बाय स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, whom is this book written या राइटिंग बाय लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप ये जो WH फैमिली के साथ प्रपोजिशन लगाते हैं, लगा सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, सेकंड कंडीशन वो आपका एक्टिव वॉइस होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए कॉपी कीजिए, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, मैंने बोला बाय व्हाट इज दिस प्रॉब्लम कॉज्ड। देख के बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है। तो आपने कहा सर जो दिस प्रॉब्लम है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो व्हाट यूज हुआ ये ऑब्जेक्ट बन के आया है, और जब ऑब्जेक्ट बन के आया है तो सर हम प्रपोजिशन लगानी है, प्रपोजिशन लगानी है। जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट बन के आया है तो आपको प्रपोजिशन लगानी है, लेकिन कहाँ लगाएंगे, सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन हमने कहा कि ये तो बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के साथ कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब आपका सेंटेंस बना हुआ है पैसिव। अब आपका अगर पैसिव वॉइस बना होगा तो आप जो है प्रपोजिशन WH फैमिली के स्टार्टिंग में ही लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो बाय लगा हुआ है ये क्वेश्चन क्या है, एकदम सही है। ये जो क्वेश्चन क्या है, एकदम सही है। तो बात यहाँ पे ये समझ में आई कि पहली बात तो हम प्रपोजिशन लगाना सीख गए। हमें इस बात का पता लगा कि WH फैमिली के लास्ट में, WH फैमिली के लास्ट में प्रपोजिशन क्यों लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आप स्टार्टिंग में कहाँ लगाते हैं, स्टार्टिंग में तभी लगा सकते हैं या तो वो सब्जेक्ट हो, और नहीं तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बना हो। बात समझ में आ गई। चलिए मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा ऐसे ही लगा देता है, उसको लगता है कि ये तो ऐसे ही लग जाते हैं, ऐसे कहीं भी कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ कि प्रपोजिशन में कहाँ माना जाता है, एडवांस से माना जाता है, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ और इसके एक लेवल बढ़ा के चलते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बात समझिए ध्यान से, थोड़ा सा साउंड का इशू है। साउंड का इशू है कि यहाँ पे 2-3 दिन से जो है बारिश काफी ज्यादा थी, तो आज जो है थोड़ी सी धूप निकली है तो लोग जो है सड़क पे आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, पढ़ने वालों के लिए क्या डिस्ट्रैक्शन। तो चलिए एक होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव तो मैंने पढ़ाया था, अच्छा ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब होती है जिनमें क्या टू के साथ क्या लगी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कहाँ कहाँ यूज होती है। तो मोस्टली जो है जहां पे प्रपोजिशन यूज होती है वहां पे कुछ ही जगह है जहां ये यूज होती है। जैसे जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस देके बताता हूं। मैंने बोला आई वॉन्ट टू टीच यू। देखिए आई वॉन्ट टू टीच यू। देखिए इन्फिनेटिव में कैसे प्रपोजिशन लगती है, कैसे कैसे जुड़ती है, मैं आपको बताऊंगा। तो हमने देखा आई वॉन्ट टू टीच यू। तो हमने देखा कि ये जो इन्फिनेटिव है, देखिए यहीं पे इन्फिनेटिव चलेंगे भी, इससे जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हुई। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हुए। नाउन को मैंने आपको बताया था, आपको पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस नाउन वो होते हैं जहां व्हाट हु एंड हुम का साउंड आता है तो नाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे काफी एग्जांपल्स भी बताए थे, ठीक है। आप जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो हमने ये बताया कि नाउन एंड प्रोनाउन से पहले जो है इन्फिनेटिव का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक एग्जाम्पल ये लिया, मैंने बोला आई हैव अ बुक
किस चीज के लिए? टू रीड। मैंने बोला आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अब बुक है किस चीज के लिए? टू रीड, पढ़ने के लिए। तो अब एक बात ये समझ में आएगी, ये जो इन्फिनेटिव है, ये जो इन्फिनेटिव है, अब यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से, सॉरी किसी भी नाउन या प्रोनाउन से कहाँ यूज हुआ है? बाद में। तो यहां से एक और मेथड मिला अपने को, क्या मिला? यहीं पे लिख देता हूं कि जो इन्फिनेटिव है कभी कभी तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाता है, कभी कभी नाउन एंड प्रोनाउन के बाद में यूज हो जाता है इन्फिनेटिव। बात समझ में आ गई कि कभी कभी नाउन प्रोनाउन से पहले आता है, कभी बाद में आता है। तो नाउन प्रोनाउन तो बोलूंगा तो क्या सीधा सीधा बोल देता हूँ कि कभी कभी किसी वर्ड के बाद में आता है, कभी किसी वर्ड के पहले आता है। अब आप ये कहेंगे कि ये आपने क्यों बताया सर, कुछ तो बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल बात होगी, क्योंकि जो नाउन होता है ये वो होता है जो व्हाट, हु एंड हुम के साउंड से है, ठीक है। जो प्रोनाउन होता है क्या होता है? वो जनरली हुम के साउंड से आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको जैसे क्वेश्चन देता हूं, मैंने बोला ये समझ में आ गया होगा, दो जगह यूज किया है, एक तो किसी भी वर्ड से पहले यूज होता है और किसी भी वर्ड के बाद यूज होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं इसको हटा दूं यहां से, चलिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला आई हैव तो मुझे देख के बताएं क्या ये सही है? आपने, मैंने बोला आई हैव एन एप्पल टू ईट, क्या ये क्वेश्चन सही है? तो आपने कहा जी हाँ सर, ये क्या है? सब्जेक्ट है और इसने क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब दिया। तो हेल्पिंग वर्ब ने यहाँ थर्ड फॉर्म तो नहीं दिया, क्योंकि हैव थर्ड फॉर्म में लेता है तो वो परफेक्ट में सेंटेंस में होता है, तो ये परफेक्ट तो नहीं है, इसका मतलब इंडेफिनिट बना हुआ है। तो आपने कहा कि ये जो है नाउन है और ये क्या दिया है? ईट दिया है, तो ये क्या है? कि वर्ब है। अब वर्ब कौन सी है? जो इन्फिनेटिव है, सर क्या है? ये इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये जो इन्फिनेटिव है, मैंने बोला टू ईट खाना है, टू ईट खाना है व्हाट। तो आपने कहा आई हैव एन एप्पल टू ईट, मतलब टू ईट खाना है व्हाट, मतलब नाउन और प्रोनाउन से पहले किसका यूज हुआ है? सॉरी, यहाँ पे इन्फिनेटिव से पहले किसका यूज हुआ है? नाउन या प्रोनाउन में से नाउन का यूज हुआ है। तो जब नाउन का यूज हुआ है, आपने लिखा कि टू ईट खाना है क्या? आपने कहा एप्पल। खाना है क्या? आपने कहा एप्पल। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो क्या है? एकदम सही है। क्वेश्चन क्या है? एकदम सही है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, यहां लिख दूं, यहां पे मैंने बोला आई हैव टीथ टू ईट, क्या ये क्वेश्चन सही है? आप बताइए। मैंने बोला आई हैव एन एप्पल टू ईट, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला आई हैव टीथ टू ईट, तो एक बात बताइए, क्या ये क्वेश्चन सही है? जी नहीं, ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला टू ईट खाना है व्हाट, तो यहां तो दांत ही आ गए ना, है? तो दांत को कौन खाता है? टीथ को कौन खाता है? तो एक बात ये समझ में आई सर, जब भी आपका कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाए, जब भी आपका कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाए, देखिए यहां पे टू ईट खाना है व्हाट, नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन यहां पे है तो नाउन, लेकिन कॉम्बिनेशन गलत है। क्या है? कॉम्बिनेशन गलत है। यहां पे ये है कि आई हैव टीथ टू ईट, तो टू ईट मतलब खाना है टीथ, ये तो गलत हो गया ना। तो इसका मतलब सर टीथ नहीं खाना है, टीथ के द्वारा हम जब कोई चीज जो है खाएंगे, तो इसका मतलब आपको बात समझिएगा कि सर जब भी कोई वर्ड दे और उसके बाद इंफिनेटिव लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ? इंफिनेटिव लगा हो, और इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन गलत हो जाए, आपस में क्या हो? कॉम्बिनेशन सर कैसा हो जाए? गलत हो जाए। तो कॉम्बिनेशन कैसा हो जाए सर? गलत हो जाए। तो आपको इन्फिनेटिव से पहले, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, आपको इन्फिनेटिव से पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। क्या लगानी पड़ेगी? प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये होगा सर, वर्ड से पहले, इन्फिनेटिव से पहले आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। वो कैसी लगानी पड़ेगी? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो आप बोलेंगे आई हैव टीथ टू ईट, टू ईट
विद। ठीक है, तो क्या बोलोगे, आई हैव टू ईट विद, मतलब खाने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए क्या सर किससे खाओगे आप, सॉरी किससे खाओगे आप, ईट से। तो यहाँ पे आपको विद लगाना पड़ेगा। आपका सेंटेंस ऐसा होता कि आई हैव एन एप्पल टू ईट, तो सर टू ईट खाना है क्या एप्पल, तो ठीक है, लेकिन यहाँ सर खाना तीत को थोड़ी खाना है, तीत से खाना है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई नहीं है, एक दो एग्जाम्पल और देके समझाता हूँ। इसको कॉपी कीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया, मैंने बोला आई फाउंड नो होटल टू लिव। क्या ये क्वेश्चन सही है? मैंने बोला आई फाउंड नो होटल टू लिव। अब आपने कहा सर ये क्या है, नाउन है, बिल्कुल ठीक है, और ये क्या है सर, इन्फिनेटिव है, बिल्कुल ठीक है। और हमने पढ़ा है सर नाउन प्रोनाउन के बाद इन्फिनेटिव तो आता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या जो कॉम्बिनेशन है वो सही है? मैंने बोला टू लिव, किसको, होटल को, टू लिव, भाई होटल को थोड़ी रहना है, ये तो आई को। तो कहने का मतलब ये है कि भाई होटल का स्टे करने से, लिव करने से कभी कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, क्योंकि जो स्टे करना है, रहना है, वो किसको, मुझे। और मैंने क्या लिखा, टू लिव, किसको, होटल को, ये होटल को थोड़ी। तो इसका मतलब गलत, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो आप क्या बोलोगे, आई फाउंड नो होटल टू लिव इन, टू लिव इन। तो बात समझ में आई नहीं है, इसे समझ में कि सर जब भी कॉम्बिनेशन गलत हो जाए तो आपको जो है इन्फिनेटिव के बाद प्रपोजिशन लगानी पड़ती है। बात समझ में आ गई नहीं है? जैसे मैंने बोला आई हैव, फिर से देखिए, आई हैव 3 बीट। एक बात बताओ, मैंने बोला आई हैव 3 चिल्ड्रन टू बीट, तो आपने कहा सर ये जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव है, ये क्या है सर, नाउन है। जी हाँ, नाउन प्रोनाउन के बाद इन्फिनेटिव आ सकता है, बहुत सही, कॉम्बिनेशन सही है, देख लेते हैं। मैंने बोला पीटने के लिए क्या है, बच्चे हैं, पीटने के लिए क्या है, बच्चे हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव अ स्टिक टू बीट, तो इसका मतलब है ना आई हैव अ स्टिक टू बीट। तो सर पीटना स्टिक को थोड़ी है, पीटना स्टिक को थोड़ी है, तो इसका मतलब सर वैसे तो ठीक है, नाउन के बाद क्या आ रहा है, इन्फिनेटिव आया, वैसे तो ठीक है, लेकिन सर पीटना स्टिक को थोड़ी है, स्टिक से पीटना है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। वैसे तो देखो सीक्वेंस सही है, लेकिन कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, और जब भी कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है तो आपको क्या करना लगाना पड़ेगा, आपको प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव अ स्टिक टू बीट, ठीक है, विद। क्योंकि जब हम किसी भी सामान से किसी को पीटते हैं तो क्या लगा देते हैं, विद लगा देते हैं। बात समझ में आ गई? तो मुझे उम्मीद है कि मैथड समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी गलत होता है और बच्चा छोड़ देता है, तो छोड़ना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगा के आएंगे, ठीक है। और जो मेथड है काफी यूनिक है, और इस बात को समझ लेना कि बच्चों कोई भी चीज किसी भी वर्ड के आगे ऐसे ही नहीं लगती है, ठीक है। और स्पीड ज्यादा तेज हो तो बता देना, कमेंट में बताना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं कहानी को लेकर। तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सर WH फैमिली पढ़ी, हमने पर क्या पढ़ी सर, WH फैमिली पढ़ी। WH फैमिली में कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं। तो उनमें से मैंने आपको कुछ वर्ड बताया था, जैसे व्हाट हुआ, हु हुआ, या विच हुआ, ठीक है। तो ये जब भी हमें लगे कि बच्चों हमें प्रपोजिशन लगानी है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन इनका यूज होना चाहिए एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। और प्रपोजिशन कहाँ लगेगी सर, प्रपोजिशन लगेगी लास्ट में।
बात समझ में आ गई। लेकिन यही WH फैमिली या तो सब्जेक्ट बन जाए, ठीक है, और या ये पैसिव वॉइस में यूज हो। कहाँ यूज हो? पैसिव वॉइस में। तो आप जो है इसमें प्रपोजिशन लगा सकते हैं कहाँ पे? इनके स्टार्टिंग में। बात समझ में आ गई। प्रपोजिशन आएगी इनके स्टार्टिंग में कब? या तो वो सब्जेक्टिव केस में हो और या वो पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने इस बात को समझा कि सर वर्ड्स के बाद इंफिनिटिव आता है, ठीक है, और वर्ड से पहले भी इंफिनिटिव आता है। लेकिन सर जब इन दोनों का क्या हो, कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाए, कैसे हो जाए सर? गलत हो जाए, तो आपको इस इंफिनिटिव के बाद एक प्रपोजिशन लगानी ही पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों मेथड आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप जाना बच्चों, देखिए प्रोनाउन के मेथड है और ये जो है आपके प्रपोजिशन में भी यूज हुए हैं। तो आप जब जाएंगे आप देखेंगे तो क्या होंगे, आपके क्वेश्चन एकदम होते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कहीं तो चलिए, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसे हटा देता हूं मैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम इसके आगे चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस ये लिखा कि I am investigating into the, तो मुझे देख के बताइए क्या ये सही है? मैंने बोला आई एम इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, क्या ये सही है गलत है? आप मुझे देख के बताइए। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया मैंने, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ये क्वेश्चन सही है? जी नहीं, ये क्वेश्चन सही नहीं है। क्वेश्चन सही क्यों नहीं है? पहले मुझे एक बात बताइए, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायरी इनटू, मतलब इन्वेस्टिगेट जो होता है, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना। कहीं से कोई भी क्या लेना है? इंफॉर्मेशन लेना। जब हम कहीं से इंफॉर्मेशन लेंगे, किसी चीज से इंफॉर्मेशन लेंगे, तो इस इन्वेस्टिगेटिंग में ही क्या होता है? इंक्वायरी इनटू। इसका मतलब होता है कि इस इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जो इनटू होता है ये ऑटोमेटिक होना। तो जब इसमें इनटू ऑटोमेटिक होता है, तो आप कभी भी, इंग्लिश क्या कहती है कि इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी क्या नहीं आता? इनटू नहीं आता। मैं ये बताऊंगा कि क्यों नहीं आता। ये इसलिए नहीं आता क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब ये होता है कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन को लेना, और जब आप किसी में से, किसी भी चीज में से इंफॉर्मेशन लेंगे तो इनटू ऑटोमेटिक जो है क्या होगा? उसमें इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब होता है इंक्वायर इनटू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है इन्वेस्टिगेटिंग में कभी भी इनटू नहीं लगाते। जैसे मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने बोला आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मैंने बोला, एक क्वेश्चन दिया, आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो एक बात बताइए, क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ये क्वेश्चन सही है? तो आपने कहा कि सर डिस्कस का मतलब होता है, डिस्कस का मतलब होता है किसी से बातचीत करना। अब बातचीत किसी भी चीज को लेके, तो टॉक अबाउट। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, बातचीत किसी भी चीज को लेके बातचीत होना। तो जब बच्चों इसी का मतलब बातचीत है किसी भी चीज को लेके, तो मैं इसमें अबाउट लगाऊंगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया आई शैल टॉक अबाउट अबाउट। आई शैल टॉक अबाउट अबाउट। यार ये तो बात गलत है, दो जगह अबाउट लगाओ तो अबाउट का स्क्वायर हो जाएगा, मैथ थोड़ी है।
मैथ्स थोड़ी है भाई, ये इंग्लिश है। तो क्या करना है यहाँ पे, डिस्कस के बाद क्या नहीं आता, अबाउट नहीं आता। ठीक है, तो इंग्लिश क्या कहती है कि डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्यों? वो ये कहते हैं कि उसके बाद जो है इस अबाउट को समझने के लिए आपको हिमांशु सर की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों डिस्कस के बाद अबाउट इसलिए नहीं आता कि इसका मतलब होता है टॉक अबाउट, और टॉक अबाउट और अबाउट दो चीज एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? जैसे मैं बोलता हूं, एक एग्जांपल वो देता हूं, मैंने बोला शी promised me to accompany with ये आप एक काम कीजिए, she promised to accompany with me to go to park। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला she promised, उसने क्या किया, प्रॉमिस किया टू अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है कहीं पे साथ देना, किसी भी चीज को लेके क्या देना, साथ देना। तो मैंने बोला कि भाई कंपनी का मतलब होता है किसी भी चीज को लेके साथ देना, किसी भी चीज में आपको क्या देना, कंपनी देना। आपको क्या देना, कंपनी देना। तो इस कंपनी का मतलब होता है कि किसी के साथ कंपनी, किसी के साथ कंपनी, किसी के साथ कंपनी। तो जब कंपनी का मतलब होता है किसी के साथ कंपनी, किसी के साथ कंपनी, तो साहब इस कंपनी में विद लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, विद लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑटोमेटिक अपने साथ प्रपोजिशन का साउंड लेके आते हैं, तो आपको वहां पे प्रपोजिशन लगानी नहीं होती है। तो आप कहेंगे सर कौन कौन से वर्ड है, कौन कौन से वर्ड हैं? तो फटाफट इसे कॉपी कीजिए और मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से वर्ड हैं कि जो अपने साथ क्या लेके आते हैं, प्रपोजिशन लेके आते हैं। आपको अलग से प्रपोजिशन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो फटाफट कॉपी कीजिए, फिर बताता हूं मैं आपको। जैसे हो गया, एक वर्ड हुआ, डिस्कस हुआ, इन्वेस्टिगेट हुआ, स्ट्रेस हुआ, एम्फेसाइज हुआ। ठीक है, इन्वेस्टिगेट हुआ और क्या हुआ, डिस्कस हुआ, इन्वेस्टिगेट हुआ, क्या हुआ, एम्फेसाइज हुआ, ऑर्डर हुआ। ठीक है, परवेड हुआ, इन्वेड हुआ। ठीक है, इन्वेड होता है किसी पे जानकारी लेना, पहले ही अटैक हो गया। ठीक है, प्रोसीड हुआ। ये वर्ड है, जैसे आप मोस्टली जो है इसके साथ लगाते हैं, एंटर हो गया, रिजाइन हो गया। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इन सबको। ठीक है, लेकिन इन वर्ड को याद कर लेना। जैसे अवेट हुआ। ठीक है, अवेट का मतलब समझते हैं? अवेट का मतलब क्या होता है? अवेट का मतलब होता है किसी के लिए पहले से क्या करना, वेट करना। ठीक है, डिस्क्राइब हुआ, डिस्क्राइब हुआ। ठीक है, बाकी तो आप जाएंगे, आप बुक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीजें क्या होंगी, समझ में आ ही जाएंगी। जब आप इसकी जाके इससे ज्यादा एग्जांपल लगाएंगे तो आपको चीजें समझ में आने ही लग जाएंगे। ठीक है, रीच हो गया, इसके सामने नहीं आती है। ठीक है, तो इन वर्ड्स के बाद आप कभी भी नहीं लगाएंगे क्या, प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। इनके बाद क्या नहीं आएगी, प्रपोजिशन लगा नहीं सकते। बात समझ में आ गई? तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला इंडिया हैज नेवर अटैक ऑन एनी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला इंडिया हैज नेवर अटैक ऑन एनी कंट्री। तो एक बात बताइए, अटैक का मतलब क्या होता है? अटैक का मतलब होता है किसी पे क्या करना, आक्रमण करना। तो बच्चों जब किसी पे अटैक होगा, ऑटोमेटिक इसका मतलब होता है किसी पे क्या करना, सर, आक्रमण करना।
तो किसी पे तो होगा ना, तो आपको ओन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला माई हाउस, जैसे मैंने बोला माई हाउस कंप्राइजेज ऑफ 5 रूम्स। तो आप इस बात समझिए, कंप्राइज का मतलब क्या होता है? कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। क्या होना? कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज में क्या सम्मिलित होना। तो जब बच्चों कंप्राइज का मतलब ही कंसिस्ट ऑफ है, तो ऑफ लगाने की आवश्यकता एकदम नहीं है। बात समझ में आ गई? देखिए मैंने लिखा नहीं है, ऐसे ही आता है ना, जितने ज्यादा एग्जाम्पल यूज होंगे उतने ही आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। कंप्राइज हो गया, ठीक है। तो ये भी यूज होगा। आप देखिए एंश्योर होता है, डायरेक्ट होता है, तो काफी वर्ड होते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैंने लगभग जो है आपको सभी वर्ड लिखवा ही दिए हैं, ठीक है। और जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने बोला फार्मर्स अब जैसे मैंने बोला फार्मर्स अवेट फॉर देयर क्रॉप। तो एक बात बताइए साहब, अवेट का मतलब होता है, अवेट का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए वेट, किसी भी चीज के लिए वेट, वेट फॉर। जब अवेट का मतलब ही है वेट फॉर, तो आपको दोबारा से अवेट के बाद फॉर लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों देखो, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, आप इन्हें ध्यान से इन वर्ड को लिखेंगे और ऑटोमेटिक जब आप लिख लेंगे तो आपको क्या करना है, खाली 2-3 बार इनको दोबारा से पढ़ना है। और जैसे ही आप इन्हें पढ़ेंगे आपको चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि ये वो वर्ड है जो ऑटोमेटिक आपकी जो है प्रेपोजिशन का साउंड लेते हैं और आपको इन्हें प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा इन्हें छोड़ देता है, मैंने बताया ना, वो बच्चा खाली इन और एट और इन पे ही पड़ा होता है, ठीक है। उसको लगता है प्रेपोजिशन में आते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वर्ड आएगा और साइड से निकल जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान भी नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये आप लोगों से उम्मीद है कि अब आप बिल्कुल इन सब चीजों पे ध्यान दोगे और एक एक क्वेश्चन को जाके ना, आप जो है जो ऑब्जेक्टिव है वहां पे जाके एक एक क्वेश्चन को लगाना। कोई भी आपके पास बुक हो, सभी के क्वेश्चन से लगाना। आपके जब गलत हो जाए ना तो मुझे बताना, ठीक है। एक भी गलत नहीं होगा। और जैसे जब सही हो जाए तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि यार वाकई जो है ये बंदा हमें बहुत सही पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो हटा देता हूं इनको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए। अब मैं आपको अब मैं आपको वैसे क्वेश्चन बताऊंगा जो जनरली जो है सभी से गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत है ना। अब जैसे मान के चलिए मैंने बोला शी एडवाइज टू मी टू वर्क हार्ड। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन किया, मैंने बोला शी एडवाइज टू मी टू वर्क हार्ड। जनरली क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। मैंने बोला ही टोल्ड टू मी, मैंने बोला ही टोल्ड टू मी दैट, ही टोल्ड टू मी दैट देखिए मुझे बताएं क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या। मैंने बोला शी एडवाइज टू मी टू वर्क हार्ड, शी टोल्ड टू मी दैट शी वुड अटेंड द मीटिंग। ये कुछ वो वर्ड है, ये कुछ वो वर्ड है जिनके बाद आपको हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेंगे। कौन से वर्ड है? जैसे मान के चलिए एडवाइज है,
अब जब एडवाइस देंगे तो आप किसी को तो देंगे, तो आप देखेंगे कि सर ये सब्जेक्ट आएगा और ये वर्ब आएगी और इसके बाद आपको मिलेगा हमेशा क्या, ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो एक बात मुझे बताइए कि जब हमें एडवाइस देनी है और एडवाइस हम जब किसी को देंगे, हम एडवाइस क्या किसी को देंगे, तो जब साहब हम एडवाइस किसी को देंगे तो आपको इसमें टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें ये लगता है कि ये ऑटोमेटिक इनका जो काम होगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए होगा, ऑटोमेटिक इनका जो काम होगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए होगा। मतलब ये सब्जेक्ट है और उसके बाद क्या यूज होंगी, कुछ ऐसी वर्ब यूज है कि इन वर्ब का काम किसी न किसी किसके लिए होगा, ऑब्जेक्ट के लिए होगा ही होगा। और तो जब इनका काम ऑब्जेक्ट के लिए है तो आपको इनके बीच में प्रीपोजिशन प्रपोजिशन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भाई मैंने बोला ही टोल्ड, उसने बोला, बोला तो किसी से तो बोला, तो जब ही टोल्ड मी बोला हुआ है तो आपको टू लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या समझ में आया कि सर जैसे कुछ वर्ड है, अब वर्ड कौन कौन से है इसमें लिखते हैं, जैसे एडवाइस हुआ, ठीक है, टेल हुआ, आस्क हुआ, बैग हुआ, ठीक है, टेल हुआ, आस्क हुआ, बैग हुआ, ठीक है, इसी में हम एनकरेज कर देते हैं। तो ये वो वर्ड है, ये कौन से वर्ड है, ये वो वर्ड है जो हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए यूज होगा। जैसे मान लो थैंक कहा हमने, अब थैंक का क्या मतलब है सर, थैंक का क्या मतलब है भाई, जब थैंक्स बोलोगे तो किसी को तो बोलोगे या खुद कोई थैंक्स बोल के बैठ गए, ठीक है। वेलकम हो गया, वेलकम क्या है सर, वेलकम वो है कि भाई कोई आएगा तो स्वागत ही तो किया जाएगा, ये थोड़ी खुद का स्वागत करके बैठ गए कि हम तो जी अपने लिए हम ही है, जो बाकी तो हमारे लिए कोई भी नहीं है, ठीक है, किसी को कोई आंसर देना। तो इस बात को समझिए कि जब भी ये वर्ड आएंगे, इनके बाद आपको दिया जाएगा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस, क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, और आपको इनसे पहले जनरली प्रपोजिशन पता क्या यूज होती है, टू यूज होती है, लेकिन इनसे पहले टू नहीं यूज होगी। मतलब आप इनसे पहले कभी भी टू नहीं लगा सकते, कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगा सकते। भाई मैंने बोला कि आई आस्क, मैं पूछता हूं, किससे पूछते हो भाई, किसी से तो बोलो, तो क्या बोलोगे, आई आस्क यू, आई आस्क यू। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई आस्क टू यू, नहीं, आई आस्क यू। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब देखिए ये वो वर्ड है जो जनरली जो है बेसिकली आप ये समझिए कि यूज ही होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे जो फ्लो में जो होता है ना, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश होती है तो बच्चों गलत हो जाता है। नहीं, तो स्मार्ट नहीं बनना है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, सॉरी, स्मार्ट तो बनी है आप, लेकिन क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। बात समझ में आ गई, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हटा दूं उसे, चलिए ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या होते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि मैंने कुछ ऐसे वर्ड बताए जिनमें के आगे जो है प्रपोजिशन नहीं आती, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रपोजिशन लेके आते हैं। कुछ ऐसे वर्ड भी बताए जिनके बाद टू नहीं आता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव को, किसी ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, जैसे मैंने बोला शी सेड मी, शी सेड मी, ठीक है, दैट शी इसको कॉमन हो, कॉमा, शी विल जॉइन द आर्मी। तो मैंने बोला शी सेड मी, तो एक बात बताइए, अब यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि शी सेड, और किससे कहा बच्चों, किससे कहा। अब यहाँ तो भी ये चाहिए, मैंने बोला कि मैंने कहा, तो आपने कहा कि सर कहा तो कहा लेकिन किससे कहा, कहा तो कहा लेकिन किससे कहा। तो आपको अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो ऑटोमेटिक प्रपोजिशन लेंगे ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है कि सर कहा तो किससे कहा, अब जिससे कहा तो आपको क्या
क्या करना है उनको वो मतलब आप जिन्हें भी कहोगे आप वो आदमी जो है इंडिकेट किया जाएगा। आप जो है मैंने बोला शी सेड, भाई उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, मुझसे कहा, तो आपको यहाँ पे इनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। मतलब अभी तक तो हमने इस बात को समझा कि कहाँ पे टू नहीं आता, कहाँ पे प्रपोजिशन नहीं आती है, लेकिन अब ऐसे वर्ड आ गए हैं कि जहां पे इंडिकेशन के लिए, किस चीज के लिए याद कीजिए, इंडिकेशन के लिए, जहां पे कुछ वर्ब ऐसी है, कुछ ऐसी वर्ब है जहां पे आपको क्या दिखाना है, इंडिकेट, इंडिकेशन दिखाना है। इंडिकेशन मतलब इंडिकेट किया, किसको किया, इसके लिए आपको उसके ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले इंडिकेशन के लिए आपको प्रपोजिशन लगानी ही पड़ेगी, आपको प्रपोजिशन लगानी ही पड़ेगी। आपको ये कहना पड़ेगा कि शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, क्योंकि हमें नहीं पता कि किससे कहा, हमें नहीं पता कि किससे कहा। जैसे मैंने बोला कि आई डिड नॉट लाइक टू टॉक यू। अब मैंने बोला, जैसे सेंटेंस को पढ़िए, मैंने बोला आई डिड नॉट लाइक टू टॉक, मैंने बोला आई डिड नॉट लाइक टू टॉक, तो भाई ये क्वेश्चन ये भी तो पूछेगा कि आई डिड नॉट लाइक टू टॉक, कि भाई ऐसा क्या हो गया कि यू डिड नॉट लाइक टू टॉक, तो आपने कहा नहीं वैसे नहीं, किससे, तुमसे, आई डू नॉट क्या, आई डिड नॉट लाइक टू टॉक, कि मैं जो है मैंने पसंद नहीं किया तुमसे बात करना, या मैं पसंद नहीं करता क्या तुमसे बातचीत। तो यहाँ पे सबकी बात नहीं है, यहाँ पे सबकी बात नहीं, यहाँ बात है किसी एक पर्टिकुलर की, किसी एक पर्टिकुलर की। तो जब किसी पर्टिकुलर की बात की जाए, किसी को इंडिकेट किया जाए, तो ऐसे में आपको ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन लगाना ही पड़ेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई डिड नॉट लाइक टू टॉक टू यू, आई डिड नॉट लाइक टू टॉक टू यू, सबको नहीं, ओनली टू यू, टू यू। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जहां इंडिकेट के लिए आपको प्रपोजिशन लगाना ही पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी वर्ब है, तो ध्यान से समझिए। जैसे तो क्या हो गया, से हो गया, ठीक है, टॉक हो गया, सजेस्ट हो गया। भाई एक बात बताओ, जब सजेस्ट किया जाएगा, सजेस्ट किया जाएगा तो किसी को तो किया जाएगा, कंप्लेन हो गया। अब कंप्लेन होगी तो बच्चों किसी के लिए तो होगी, बात समझ में आ गया। मैंने स्पीक बोला, भाई बोल, स्पीक हुआ, बोलोगे तो किसी से तो बोलोगे, नहीं बोलोगे। अब जिससे बोले आपको वहां पे क्या इंडिकेशन के लिए प्रपोजिशन लगाना ही पड़ेगा। एक्सप्लेन हो गया, मैंने बोला आई एक्सप्लेन, भाई किसको, आई एक्सप्लेन टू यू, आई एक्सप्लेन टू यू, बात समझ में आ गई। राइट हो गया, भाई लिखोगे, कोई चीज लिखोगे, किसके लिए लिखोगे, किसी के लिए तो लिखोगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। लिसन हो गया, मैंने, हम बोलते हैं ना जनरली, देखिए ये सेंटेंस बोलते हैं आई लिसन टू यू, आई लिसन टू यू, हम तुम क्या, मैं सुनता हूं तुम्हें क्या, भाई ध्यान से बताओ ना, आई लिसन टू यू केयरफुली। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया, कहने का मतलब ये समझ में आया कि कुछ ऐसी वर्ब है, कुछ ऐसी वर्ब है जो इंडिकेशन के लिए अपने साथ प्रपोजिशन लेंगी ही लेंगी। आप यहाँ पे प्रपोजिशन हटा नहीं सकते। मतलब जब भी आएंगे और बाद ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो आपको इस ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चों यही चीजें एडवांस है, देखिए ध्यान से समझिए बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बेसिक पढ़ के हम ये सोचें कि हमें नॉलेज हो गई और ये टॉपिक हो गया खत्म, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप किसी भी चीज की हद तक नहीं जाएंगे तो सफलता बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी। देखिए एग्जाम चाहे एसएससी का हो चाहे बैंक का हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, साल में एक ही आना है, ठीक है। और एक आएगा, अब आप सोचें कि हम तो जो पढ़ के बैठे हैं उसी में से आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। डेली चीजें क्या होती हैं, अपडेट होती हैं। और जो बच्चा जिसका ध्यान जो है अपडेशन पे है,
अब क्या अपडेट हुआ, अब क्या क्वेश्चन आया नया, अब क्या चीजें बढ़ गई हैं, जो हमने पहले नाउन पढ़ा था उसमें अब क्या चीजें आ गई हैं, कैसे क्वेश्चन बन गए हैं, तो वही बच्चा सिलेक्शन लेता है। आप भी समझिए कि सबकी, भाई एक बात बताइए, 1,00,000 वैकेंसी है, 1,00,000 वैकेंसी में से अगर 1,00,000 बच्चे हैं और 1,00,000 बच्चों में से अगर 200 वैकेंसी निकलती है, लगभग 1,00,000 पे 200 का हिसाब होता है, 100 या 200 का, तो इसका मतलब क्या है कि 1,00,000 बच्चों में से 100 बच्चे या 200 बच्चे वही सेलेक्ट होते हैं जो एकदम चीते होते हैं। चीते कौन होते हैं? चीते वो होते हैं जो एक एक चीज पे जिनका ध्यान होता है, जो ये सोचते हैं कि एग्जाम में एक भी मार्क्स ना कटे, और ये बच्चे क्या होते हैं, ये बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। नहीं तो देखिए भीड़ तो बहुत है, अब 1,00,000 में से 100 चुनने का मतलब क्या है, कैसे कटेंगे? वो ऐसे ही कटेंगे जो खुद जो है काट काट के पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो मुझे उम्मीद है कि आप जो ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीजों को क्या हमेशा जो है रिपीट कीजिए, हमेशा उसको अगेन से अगेन पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए, ठीक है। समझ में ना आए तो आप जो भी आपके अध्यापक है उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है। अब कोई भी चीज ऐसी है जिसे मैं नहीं समझ, मतलब आपको समझ नहीं पाए या कोई क्वेश्चन ऐसा अटक गया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं फुल, मतलब ये है कि फुल कोशिश की जाएगी आपको उसका रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। हटा देता हूं मैं इसे। देखिए अब इसमें जो है एक बहुत कंफ्यूजन होता है। एक होता है, आपने सुना होगा, एक होता है होम। होम सुना है? होम, हाँ। एक होता है हाउस। तो पहले तो एक बात, इस बात को समझिए, इस होम में और हाउस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए हाउस, कोई भी आपकी बिल्डिंग जो है वो हाउस होती है। कोई भी बिल्डिंग आपकी क्या हाउस होती है। लेकिन जब उस बिल्डिंग में, उस जगह पे कोई फैमिली आ गई है जहां पे उनकी फीलिंग्स जुड़ गई है, तो वो जो है वो हाउस से क्या बन जाता है, होम बन जाता है, ठीक है। तो ये जो होम है जिसमें फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, ये जो है आपके प्रपोजिशन में यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो होम है, ये आपका जब भी बात इसकी होगी, देखो होम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले इस बात को समझिए कि या तो हम घर जाएंगे जाने के लिए, या होम से आएंगे, या तो ट्रैवल यूज हो सकता है, या वहां पे होना यूज हो सकता है कि मैं कहा हूं, मैं जो इस समय घर पे हूं या हूं। ठीक, बात समझ में आ गई? तो कभी भी इनके बाद आपकी प्रपोजिशन यूज नहीं होती है। आपकी क्या प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला आई वेंट टू होम यस्टरडे, तो देख के बताइए क्या क्वेश्चन सही है? आई वेंट समझते हैं ना, गो की तो सेकंड फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, ये तो होती है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने बोला आई वेंट टू होम, नहीं, आई वेंट टू होम, तो होम से पहले क्या नहीं आती, प्रपोजिशन नहीं आती है। होम से पहले प्रपोजिशन नहीं आती। जैसे मैंने बोला आई वॉज होम, या आई वॉज, बच्चा कहता है आई वॉज इन होम व्हेन यू फोन मी, क्योंकि जब तूने फोन मिलाया मैं कहा था आई वॉज इन होम। नहीं, आई वॉज इन होम बोलने में सेंस बेशक ठीक हो, लेकिन ग्रामेटिकली क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। आपको बोलना है मैं था। होम बोलने का ही मतलब होता है कि मैं कहा था, मैं था घर पे, ठीक है। तो आप जो है होम से पहले प्रपोजिशन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन क्या इनके बाद, सेकंड केस है इसका, ये फर्स्ट केस मान लीजिए, ये क्या है, फर्स्ट केस है। इनके बाद चाहे गो दिया हुआ है आपका, कम दिया, ट्रैवल दे दिया, या बी दिया, इनके बाद आपका अगर पजेसिव केस हो, क्या हो, पजेसिव केस हो, पजेसिव केस समझते हैं, और उसके बाद आपका होम दिया हो,
मतलब जब भी ये आए आपके होम से पहले क्या दिया हो, पजेसिव केस दिया हो। पजेसिव केस किसका हो सकता है सर, किसी भी नाउन का पजेसिव केस होता है। पजेसिव केस का मतलब होता है किसी भी चीज पे आपका क्या हो जाना, अधिकार हो जाना। क्या हो जाना, अधिकार हो जाना। बात समझ में आ गई। जैसे मैं ये तो आपने ये वाला मेथड तो लिख दिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। जैसे पजेसिव केस क्या हो सकता है, जैसे नाउन हो, दो ही चीज होती है, दो का ही पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है किसी भी चीज पे मैंने क्या बताया, आपका अधिकार होना। तो किसी चीज का भाई या तो नाउन का हो सकता है, किसी चीज पे पोजीशन या तो नाउन का हो सकता है। तो देखिए अगर नाउन है कोई, उसका पोजीशन कैसे होगा, जैसे सर मोहित है, अंकित है, अनुज है, ठीक है, आकाश है। ये सब क्या है, ये जो है कोई भी नाम है, तो इनका जो पजेसिव होगा उसका मतलब इनमें लगा होगा अपोस्ट्रोफी एस। क्या लगा होगा, अपोस्ट्रोफी एस। तो मतलब इनके बाद लगा हुआ मिलेगा आपको क्या, हो। तो आप कभी भी अगर नाउन का पोजीशन हो या कोई भी प्रोनाउन हो, प्रोनाउन मतलब जैसे ही का पजेसिव क्या होता है, हिज होता है, ठीक है। शी का पजेसिव क्या होता है, हर होता है। इट का पजेसिव इट्स होता है, ठीक है। यू का पजेसिव योर होता है, ठीक है। या मैंने बोला आई का पजेसिव आई मी माय होता है। इनके बाद अगर क्या दिया हो, होम दिया हो, तो आप इनसे पहले यहां पे प्रपोजिशन लगा सकते हैं। आप इनसे पहले यहां पे प्रपोजिशन लगा सकते हैं। ये क्या लगेगी, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगी, सेंटेंस को कौन सी प्रपोजिशन चाहिए। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला आई वेंट डैश अब एक बात बताइए, आपने कहा कि सर होम होता, खाली होम होता तो होम नाउन है, और आप क्या इनसे पहले क्या पोजीशन, क्या प्रपोजिशन नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे जो है इस होम से पहले आपको दिया हुआ है एक पजेसिव केस। किसका पजेसिव केस दिया है सर, प्रोनाउन का पजेसिव केस दिया है। तो आपको इससे पहले प्रपोजिशन लगानी ही पड़ेगी। तो आपको बोलना पड़ेगा आई वेंट, और देखिए जानने के लिए क्या आएगी, टू, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि सर टू अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगा। जैसे मैंने बोला आई केम कहा लिखा है होम, ठीक है। तो अब वहां से आया हूं तो क्या बोलना पड़ेगा, आई केम फ्रॉम होम। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप जो है होम से पहले प्रपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका क्या होना चाहिए, पजेसिव केस होना चाहिए। पजेसिव केस नहीं है तो आप उससे पहले प्रपोजिशन नहीं लगा सकते। बात समझ में आ गई होगी। तो होम के यही क्वेश्चन बनते हैं। और होम क्या होता है, होम वही होता है कि जहाँ पे एक फैमिली का क्या होता है, निवास होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए उम्मीद है, इसे हटा देता हूं। देखिए अब जो है एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है ओइंग टू, एक होता है ड्यू टू। मैंने बताया ना टॉपिक जो है आपका क्या है, एडवांस है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो एडवांस में बच्चा छोड़ देता है, उन्हीं पे ही बात होगी, ठीक है। कि आप भी यहाँ से जाएं तो आप ऐसा सीख के जाएं कि आप कहेंगे यार वाकई ही कुछ तो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इनका दोनों का मतलब होता है किसी न किसी चीज का क्या दिखाना, रीजन दिखाना। क्या दिखाना, कारण दिखाना। इनका मतलब ही क्या होता है, हिंदी में ये बोलते हैं इनको के कारण, किसी भी चीज के। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर दोनों रीजन तो बताते हैं, लेकिन इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है। तो एक बात समझिएगा कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका ओइंग टू तो यूज हो जाएगा। मतलब ओइंग टू से, देखिए ओइंग टू जब भी आएगा इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी,
या क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, और ये जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज इसका होता है। बात समझ में आ गई। ओइंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी या क्या आएगा, नाउन आएगा, और इसके बाद सेंटेंस क्या होगा, या तो फर्स्ट फॉर्म में नाउन आएगा या नाउन आएगा या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है। लेकिन आपका ये जो ड्यू टू है, ये ड्यू टू है वो कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। ये हमेशा जो है क्या बन के आएगा, कंजक्शन बन के आएगा, और सेंटेंस के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा। ठीक है, मतलब अगर बी की फॉर्म दी हो, बी की फॉर्म दी हो, बी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था वहां पे क्या होगा सर, इज, एम, वॉज, या इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आके आपका क्या आ सकता है, ड्यू टू आ सकता है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं आ सकता सर, ओइंग टू नहीं आएगा। मतलब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है, वो सेंटेंस के मिड में आ सकता है, ये मिड में नहीं जा सकता, वो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन दिया, ओइंग टू टॉपिंग द यहां लिख देते हैं, he is happy। बोल के बताइए, मैंने बोला ओइंग टू टॉपिंग द यूनिवर्सिटी ही इज हैप्पी। तो कहने का मतलब यही, ओइंग टू का मतलब होता है किसी चीज का क्या हो जाना, रीजन होता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, और उसके बाद क्या किया हुआ है, उसी की वजह से क्या दिया है, कोई ना कोई रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं यहां लगा दूं कि ड्यू टू टॉप द, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मैंने बोला ही इज हैप्पी ड्यू टू क्या आएगा, ड्यू टू टॉपिंग द यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब ये है कि ये आपका सेंटेंस के मिड में आएगा और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। एक बार काम कीजिए, आप इसको लिख दीजिए, मैं उसके बाद आपको उसका भी एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं। मैंने बोला द ड्यू टू या ओइंग टू जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बोला द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू या ओइंग टू हैवी रेन्स। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि सर जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता तो ओइंग टू होता, और सेंटेंस के मिड में जो यूज होगा किसके बाद, बी की फॉर्म के बाद, बी की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट रहना यहाँ पे। मैंने बोला बी की फॉर्म के बाद हमेशा ड्यू टू या ओइंग टू में से ड्यू टू आता है, ओइंग टू नहीं आता है। तो आप बोलोगे द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू क्या होगा, बात समझ में आ गई। तो क्या समझ में आया कि ओइंग टू सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है और ड्यू टू सेंटेंस के मिड में आएगा कब, बी की फॉर्म के बाद। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, बी होती है इज, आर, एम, वॉज, या। बात समझ में आ गई। चलिए इसे भी हटा देते हैं। चलिए अब इसमें आगे जो है हम चलते हैं आगे। इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, वर्ड नहीं कह सकते, इनमें कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद आपकी प्रपोजिशन तो लगेगी, लेकिन प्रपोजिशन लगने के बाद इनकी बाद की जो कंडीशन है वो ये है कि ये हमेशा अपने बाद जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेते हैं। देखिए जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, सर कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद क्या लगी होती है, प्रपोजिशन लगी होती है, और इनके बाद हमेशा आपको
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे वो एक वर्ड है इंसिस्ट। अब इंसिस्ट जो है वो अपने साथ क्या लेता है? ऑन लेता है। अब जब भी इंसिस्ट के बाद ऑन आएगा तो आप ये देखेंगे कि हमेशा इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आएगा। अब ये कैसे? जैसे मैंने बोला ही insisted me on work hard। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला he insisted me on work hard। तो क्या ये क्वेश्चन सही है? तो आपने कहा कि सर हम ये तो पहचान गए कि insist के बाद क्या आएगा? ऑन आएगा। लेकिन ये जो ऑन है, इस ऑन के बाद क्या आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी चाहिए। तो ये वर्क नहीं होगा, ये आएगा वर्किंग। बात समझ में आ गई? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद जो है आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। आप इनके बाद कोई भी वर्ड नहीं लगा सकते सिवाय फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के। ठीक है, तो या तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहलाएगा, नहीं तो सीधा सीधा कोई भी फिक्स नाउन आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने बोला एक वर्ड है प्रिवेंट। कौन सा वर्ड है? प्रिवेंट है। तो अब यहाँ में पता है कि इसके बाद हमेशा क्या आता है? आप जानते हैं, ऐसा प्रिवेंट के बाद आता है फॉर्म। क्या आता है? तो जब भी इसके बाद फॉर्म आएगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। तो मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला आई जैसे मैंने बोला आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम। तो देख के बताइए क्या ये सही है? देख के बताइए क्या ये सही है? तो आपने कहा कि सर ये जो वर्ड है ये अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम तो लेता है, लेकिन इस फ्रॉम के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। तो ये गो नहीं आएगा, ये आएगा आपका गोइंग आएगा। क्या आएगा? आपका गोइंग आएगा। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद प्रपोजिशन तो आएगी, लेकिन उनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। क्या नहीं आता? फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो ये कौन कौन सी वर्ब है? तो मैं आपको एक बार आप इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वर्ब है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे अब्सटेन हुआ, ये फॉर्म लेता है। ठीक है, डिबेयर हुआ, ये फॉर्म लेता है। प्रोहिबिटेड हुआ, ये फॉर्म लेता है। प्रिवेंट हुआ, ये भी क्या लेता है? फॉर्म लेता है। एम होता है, ये एट लेता है। पॉइंट हुआ, ये इन लेगा। सेंस लेगा, सेंस इन होता है। ठीक है, हार्म आता है, इन होगा। ठीक है, एक होता है कॉन्फिडेंट होता है, ऑफ लेगा। कॉन्फिडेंस होगा, इन लेगा। ठीक है, आप ये देखेंगे सक्सीडेड हुआ, ये इन लेगा। गिव प्लेजर टू आएगा। फील प्लेजर इन आएगा। टेक प्लेजर आएगा, इन आएगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है वो क्या लेते हैं? अपने साथ अपनी प्रपोजिशन लेके आते हैं, और इनके बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। ठीक है, जैसे डिजायरस हुआ,
इसके बाद क्या रहेगा, ऑफ आ जाएगा। ठीक है, इंसिस्ट मैंने अभी आपको लिखवाया, इंसिस्ट के साथ क्या आता है, ऑन आता है। ठीक है, कीप आता है, कीप सुना होगा आप लोगों ने, कीप के बाद ऑन आता है। कीन आता है, उत्सुक होना, ऑन आता है। ठीक है, कैरी देखा होगा, ऑन आता है। ठीक है, बेंट आता है, ऑन आता है। तो मैं ये समझाने वाला हूं कि ये जो जब भी वर्ड आते हैं इनके बाद हमेशा क्या दिया होगा आपको, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा हमेशा इनके बाद। बात समझ में आ गई, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला यहीं पे लिख देता हूं, शी इज कॉन्फिडेंट टू गेट सक्सेस। तो क्या देख के बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है, देख के बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है। जी नहीं, आपने कहा कि सर कॉन्फिडेंट के साथ तो पहली बात तो ऑफ आता है, तो आपने कहा कि सर टू की जगह तो एक तो क्या आएगा, ऑफ आएगा। अब उसके बाद आपने कहा कि सर जब भी आएगा इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। तो सर गेट नहीं आएगा, क्या है, गेटिंग आएगा। क्या आएगा, गेटिंग आएगा। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन वर्ड को भी ध्यान से समझना है और इन वर्ड के बाद जो आएगा आपको उन्हें भी ध्यान से समझना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप फटाफट इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं इसे हटा के एक आपको नई कहानी बताता हूँ। ठीक है, चलिए। इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बिसाइड। एक होता है बिसाइड्स। तो इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस होता है कि एक तो होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। तो इन दोनों में आप क्या डिफरेंस है, तो देखिए बात समझिए। इस बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड। बाय द साइड क्या होगा, सर आपके साइड में कोई बैठा हुआ है। ठीक है, आपके साइड में कोई चीज है तो उसको क्या बोलते हैं, बाय द साइड। मतलब साइड में, आपके साइड में जो चीज है वो बिसाइड कहलाएगी। और इस बिसाइड्स का मतलब होता है किसी भी चीज का एडिशन। किसी भी चीज का एडिशन मतलब किसी चीज का उसके अलावा कोई चीज होना। किसी एक चीज के अलावा किसी अन्य चीज का होना ही क्या कहलाता है, बिसाइड्स कहलाता है। ठीक है, और बिसाइड का मतलब होता है किसी के साइड में कोई होना, किसी के साइड में किसी का होना। जैसे मान के चलिए मैंने बोला अंकित इज सिटिंग बिसाइड्स हिज। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला अंकित इज सिटिंग बिसाइड्स हिज मदर। तो एक बात बताइए, मैंने बोला अंकित बैठा है कहाँ, अपनी माताजी के साइड में, माताजी के साइड में। तो आपने कहा सर साइड में बैठने के लिए तो बिसाइड होता है, आपने बिसाइड से लगाया हुआ है तो ये तो गलत है। तो मतलब आपको इसमें से एस हटाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि अंकित इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। ठीक है, अब देखो इन्हें याद करने के लिए याद कैसे किया जाता है। आप ये बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने कहा कि खाली सर इसमें और इसमें खाली एक एस का डिफरेंस है। मतलब ये जो है एस है वो इसके मुकाबले क्या है, फालतू है। तो कोई बात नहीं, जो चीज फालतू है इसका मतलब वो एडिशन के लिए यूज हुई, और जो फालतू नहीं है वो तो साइड है ही है। बिसाइड मतलब बाय दी साइड। बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने बोला बिसाइड हिज रिलेटिव he invited his friends to। तो एक बात बताइए मुझे कि इससे क्या ये क्वेश्चन सही है। आपने कहा बिसाइड हिज रिलेटिव्स ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये कहना चाहता है
कि उसने अपने रिलेटिव्स के अलावा अपने दोस्तों को भी बुलाया है, तो कहीं ना कहीं उसने अपने रिलेटिव्स के अलावा किसको बुलाया, अपने दोस्तों को भी बुलाया। तो कहीं ना कहीं चीजों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, किसी के अलावा किसी को अलग से बुलाया गया। तो आप कहेंगे सर डिसाइड नहीं होगा, जब एक्स्ट्रा है कोई चीज तो एस तो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन बनेगा सर, डिसाइड्स बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फटाफट इसे कॉपी कीजिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब एक काम किया जाए। अब ये काम किया जाए कि जितनी भी हमने प्रपोजिशन पढ़ी है, थोड़ी सी कोशिश की जाए कि उन सबको आपको खाली गैस करना है कि कहाँ पे क्या चीज आएंगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने बोला ये क्या है, एक वेल है। ठीक है, क्या है, एक वेल है और इसमें क्या है, क्या है ये, वाटर। ठीक है, ये क्या है, एक वेल है और इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे भाई कुआं कैसा होता है, तो आपने कहा कि सर वो जो होते हैं सड़क से नीचे होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये बना दिया। ठीक है, ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया। ये क्या है, ये क्या है, एक फेंस है। फेंस क्या होता है सर, चारों दीवारी को होता है ना, वॉल जो होती है जगह जगह, तो उसको क्या बोलते हैं, फेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। मैंने बोला कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे क्या इसके जो है क्या है, ये फेंस पे कोई ना कोई इंसान खड़ा है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई इंसान खड़ा किया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी। ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी कि कहीं पे किसी चीज का पहले से होना, कहीं पे किसी चीज का पहले से होना, वहां पे कौन सी प्रपोजिशन लगती है। तो आपने कहा कि सर इस दीवार पे ये पहले से है, तो इसका मतलब आप इसे ये कह सकते हैं कि क्या, कोई नाम दे देते हैं। मैंने बोला ये अंकित है। ठीक है, अंकित जो है किसी दीवार पे खड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, ऑन दी फेंस। अंकित इज ऑन दी, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे ये पहले से है, अब यहाँ पे इसे जो है इसे मान के चलिए ठीक है, यहाँ पे इसे एक क्या दिखाई दी, एक लड़की दिखाई दी। ठीक है, इस लड़की का नाम क्या है, इसका नाम है शीला। क्या नाम है, शीला। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, मैंने बोला शीला भी कहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी है, फेंस पे, तो उससे भी क्या बोलूंगे, शीला इज ऑन दी फेंस। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां से अंकित ने किया हाय, यहां से अंकित ने किया हाय, तो एक बात बताइए, यहां से यहां पे क्या हुई, किसको हाय किया, शीला को किया, शीला ने भी क्या कहा, हाय। तो अब अंकित ने सोचा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बात बन जाए, हो सकता है कि बात बन जाए। ये अंकित चाहता, जैसे मान के चलिए मैंने बोला ये क्या है, यहाँ पे कोई रोड है, क्या है, ये क्या है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है, एक रोड है। ठीक है, तो अंकित चाहता तो यहाँ से एक बच्चों मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक वो है लैडर समझते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग सीढ़ी। तो अंकित चाहता तो सीढ़ी से क्या होता है, नीचे उतर आता। पहली बात तो मुझे ये बताओ, जो लैडर होती है वो कैसे लगी होती है। आपने कभी देखा होगा जो सीढ़ी लगी होती है, जब भी सीढ़ी ऐसे लगी हुई होती है तो सीढ़ी का जो मुंह होता है वो क्या होता है, जो भी इंसान चढ़ेगा उसकी साइड होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि लैडर जो होती है हमेशा अगेंस्ट में होती है। किसके अगेंस्ट में होती है, ये होती है वॉल के, जो भी आपकी दीवार है उसके अगेंस्ट में क्या होती है, आपकी सीढ़ी लगी होती है।
बात समझ में आ गई। तो कभी भी अगर लेडर आता है तो बच्चों इसके लिए क्या यूज होता है, इसके लिए अगेंस्ट यूज होता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि उसका जो मुंह होगा वो आपकी साइड होता है। बात समझ में आ गई। तो ये चाहता तो बच्चों लेडर से जो अगेंस्ट में है वहां से उतर के ये चाहता तो कैसे जा सकता था, मैंने बताया बाय द रोड। क्या ये ठीक है? आपने कहा नहीं सर, इसके बीच में आर्टिकल नहीं आता है, ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि सर हाँ मैंने आपको बताया था ना, कोई भी मोड हो मोड से पहले उनके बीच में आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो ये चाहता तो यहां से कैसे बाय रोड जो है जा सकता था किसके पास, शीला के पास। लेकिन इसने सोचा कि अगर मैं यहां से ऐसे कूद जाऊं, पहली बात आप मुझे खाली प्रपोजिशन बताओ। मैंने बोला कि ये अगर यहां से यहां कूद जाए तो आपने क्या कहा कि सर एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए तो हम ओवर भी लगाते हैं या हम अक्रॉस भी लगा सकते हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि अंकित क्या जंप अक्रॉस या ओवर द किसके सर, वेल के। तो आपने कहा कि ये जो है यहां से जो है यहां जाएगा तो या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे से आता तो भाई कैसे जाता, बैकवर्ड जाता। लेकिन इसने सोचा कि मैं यहां से यहां कूद के चला जाऊं, एक तो टाइम बचेगा, अब हो सकता है कि जल्दी पहुंचूंगा तो बात भी बन जाएगी। तो इसने क्या किया, इसने यही वाला ऑप्शन को चूज किया और इसने किया जंप। अब इस समय जो है मुझे बस इतना बता दो कि अंकित कहाँ है, किसी भी चीज के कहां पे है, ऊंचाई पे, क्योंकि टच में तो नहीं है, हाँ है ना। और जाना कहा था सर अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन अब ये जाना इसको था यहां पे और ये आ कहा रहा है, बता दो बस। आप तो मुझे खाली प्रपोजिशन बताओ, क्या आएगा जल्दी बताओ। तो आपने कहा कि सर कहीं पे तेजी से कोई चीज आती है, मतलब मोशन में कहीं पे कोई चीज आती है तो वहां पे लगाते हैं इनटू। क्या लगाते हैं, इनटू। तो क्या बोलोगे, जंप इनटू द। बात समझ में आ गई। अभी तो मोशन में, लेकिन इस समय अगर अंकित यहाँ पे आ गए तब अब क्या आएगा। तो आपने कहा सर ऐसे में तो लगा देते हैं हम इन द वेल, क्योंकि सर मोशन में तो नहीं है, जो भी टूटा फूटा होगा वो कहाँ आके पड़ा, यहाँ पे। बात समझ में आ गई। अब शीला ने ऐसा सोचा कि अंकित का तो हो गया काम, ठीक है। तो शीला आके यहां बैठ गई और क्या किया, शीला के आंसू चालू हो गए। तो ऐसे में आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान ऐसे दीवार के पास वैसे लग के और क्या हो ऐसे बैठ जाए तो क्या लगाऊंगा, वर्ड बताओ आप। तो आपने कहा सर जो आप इसके लिए लगाते हो वही आप इसके लिए भी लगाओगे। तो ये भी कहां बैठी हुई है, अगेंस्ट द बात समझ में आ गई। लेकिन अंकित अभी क्या है, अंकित अभी जिंदा है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। तो अंकित ने सोचा कि क्यों ना अगर मैं यहां से पकड़ के चढ़ जाऊं, यहां से पकड़ के इसको चढ़ूं तो ये चढ़ जाए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे बस इतना बता दो कि बच्चों किसी भी चीज को पकड़ के जब हम चढ़ते हैं तो वहां पे प्रपोजिशन क्या यूज होगी। तो आपने कहा कि सर अप टू लगा दें क्या, मैंने कहा नहीं, अप टू का मतलब होता है किसी प्लेस तक, जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था। तो आपने कहा तो सर क्या आएगा, मैंने कहा ऐसे में आता है ऑन टू का मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ के चढ़ना। बात समझ में आ गई होगी, कह दो हाँ। तो बच्चों किसी भी चीज को पकड़ के चढ़ना ही क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। समझ गए। अब क्वेश्चन नहीं उठता है सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने ऑन टू देखा, अप टू वहां पे दिखाया था, इनटू होता है किसी चीज में मोशन हो जाना, ठीक है। ऑन होता है किसी भी जगह पे पहले से होना। अब कहीं भी जाते हैं किसी मोड के लिए बाय लगा देते हैं, कोई चीज अगेंस्ट में होती है तो अगेंस्ट लगा देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बताता हूं, ये क्या है, ये एक, इसको मैं बना रहा हूं क्या, ये है एक पेड़, क्या ये ट्री सही बना होगा आई थिंक, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग का ऐसी है लेकिन समझ जाना। तो ये क्या है, एक पेड़ है,
ठीक है। अब शीला ने सोचा कि अंकित का तो हो गया काम, और अंकित की मेहनत यहाँ पे चालू है। अब शीला जो है यहाँ आके इसके नीचे आ गई। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी चीज के नीचे क्या लगा है, प्रपोजिशन बताओ। तो आपने कहा कि सर आपने मुझे बताया था कि किसी भी चीज के नीचे है, लेकिन क्या है, टच में नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शीला है अंडर द ट्री। बात समझ में आ गई। लेकिन मान के चलिए कि वो अगर इसकी छाया में बैठी है, पेड़ के नीचे नहीं, इसकी छाया में है, तब क्या लगाओगे? तो यहां पे आप कहेंगे कि सर मैं इन लगाऊं या अंडर लगाऊं द शेड ऑफ ट्री। क्या ये क्वेश्चन ना एनडीए में पूछा गया था? कहां पे पूछा था ये क्वेश्चन? एनडीए में आया था, 2019 में था, आई थिंक 2019 में एनडीए में आया था कि इन लगाऊं, अंडर लगाऊं, क्या लगाऊं, इन दिस शेड ऑफ ट्री, क्या आएगा? तो एक बात समझिए कि सर जो शेड होती है, वो शेड जो होती है, शेड क्या होती है? छाया होती है, ठीक है। और जो भी छाया होगी उसके नीचे किसी चीज की छाया हो, सनलाइट हो, ठीक है, मूनलाइट हो, इन सभी के नीचे जब भी कोई चीज आती है तो वहां पे लगाते हैं इन, ना कि अंडर लगाते हैं। बात समझ में आ गई? जो लिविंग है, लिविंग के लिए देखो, अब ये मत कहना कि सर पेड़ तो लिविंग हो गया, वो साइंस में होता होगा, इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश वाले जो है इसको क्या नॉन लिविंग में ही इसको लेते हैं। तो लिविंग की क्या होती है बच्चों? शैडो बनेगी, ठीक है। तो वहां पे आप जो भी लगाना चाहे अंडर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर शेड है, शेड का मतलब ये होता है कि शेड है या किसी की सनलाइट की क्या है, ठीक है, मूनलाइट आ गए, तो ऐसे में आप खाली क्या लगाते हो? प्रपोजिशन इन लगा देते हो। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ भाई, शीला नीचे है, शीला ने क्या लगाई? यहाँ पे सीढ़ी लगाई। मुझे बताओ सीढ़ी लगाने का मतलब, लैडर कहाँ आ गई सर? अभी आपने पढ़ा है अगेंस्ट में आती है। और शीला ने क्या किया, ठीक है, ये क्या है भाई, एक तो ये क्या, एक पेड़ है और पेड़ के थोड़े बहुत पत्ते होते हैं, ठीक है। तो शीला क्या हुई, सीढ़ी लगा के आके यहाँ पे बैठ गई, ठीक है, शीला आके यहाँ बैठ गई। आप मुझे खाली प्रपोजिशन बताओ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लगाऊं? तो आपने कहा कि सर टोटल काउंट होगा, टोटल काउंट होगा, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? इन द ट्री। लेकिन मैं ये बोलूं कि बच्चों बैठी कहाँ है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सर पत्तों पे बैठी है, ऑन लगा दोगे? ऑन तो नहीं लगाओगे, क्योंकि ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज की यहाँ पे टच में, यहाँ पे बैठना। बच्चों पत्तों पे तो बैठ नहीं सकती, पत्तों पे तो बैठ नहीं सकती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किससे बैठेगी? सर ब्रांच पे बैठेगी। अब किसी भी चीज में मतलब कहीं पे बच्चों ब्रांच पे बैठना, तो क्या लगाओगे यहाँ पे? ऑन दी ब्रांच, ठीक है। पत्तों पे तो नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं पेड़ के पत्तों पे ना बैठ के कहाँ बैठेगी? उसकी शाखा पे बैठेगी। अब बच्चों किसी भी चीज पे बैठना मैंने आपको बताया था क्या होगा बच्चों? ऑन दी ब्रांच। लेकिन टोटल ये पूछा जाए कि बच्चों शीला कहाँ है, तो आप कहोगे शीला कहाँ है? इन द। टोटल काउंट होगा तो इन आएगा, बाकी जो शाखा पे बैठी तो क्या आएगा बच्चों? ऑन आएगा। बात समझ में आ गई? तो आपने कहा कि पहले तो शीला ने सोचा, और शीला ने सोचा अंकित का तो हो गया है काम, तो शीला ने यहीं से क्या किया, यहीं से क्या किया, क्या किया सर? फंदा लिया और लटक गई शीला। शीला ने किया सुसाइड। तो क्या होना चाहिए बच्चों? सर ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना ज्यादा वो नहीं करना है, खाली क्या करना है, हमें तो अपना वर्ड चाहिए। आप मुझे ये बता दो तो मैं क्या लगाऊंगा? सर आपने कहा कि सर वो हैंगिंग किसके साथ? हैंगिंग सर ब्रांच के साथ। बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको लटका दूं यहाँ पे, नहीं आपको नहीं लटकाऊंगा, लेकिन आप मैं एक बात समझिए कि कोई आदमी से लटक जाता है, फैन पे लटके तो क्या होगा? जो हैंगिंग विद फैन, और फैन किस पे लटका हुआ सर? सीलिंग पे, तो हैंगिंग विद सीलिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी भी जगह पे कोई आदमी लटका है किसी चीज से, तो वहां पे हैंगिंग आएगा, ठीक है।
और हैंगिंग अपने साथ कौन सी प्रिपोजिशन लेगा से, विल लेगा। कौन सी प्रिपोजिशन लेगा, विल लेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे अगर यहीं पे पेड़ होता है वैसे यहाँ पे खोद के, जैसे मान लो होता है ना चूहे हुए आ जाना, और जैसे थोड़ी सा समझ जाना, ये थोड़ा पतला सा चूहा बन गया है, ठीक है। तो इसने क्या किया, खोद के नीचे चला गया। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज के नीचे चले जाना, किसी चीज के अधीन हो जाना, तो ऐसे में क्या लगा देंगे सर, बेनेट लगा देते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे सीला यहाँ लटकी हुई तो आपको पता है चील कौवे ये सब आएंगे, तो आपने कहा सर यहाँ पे कोई भी पक्षी हुआ तो क्या लगाओगे बच्चों, ओवर लगाओगे। और हाइट में लेवल से बहुत ज्यादा हो गया तो क्या लगा दोगे वहां पे, अबव लगा दोगे। मुझे उम्मीद है कि जब प्रेपोजिशन जो हम लोग जो है स्टार्ट किया है, ठीक है, और ये मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बात ये है कि जितना भी आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया है, कम से कम इसकी 3 वीडियो बनी है, ठीक है, 2-2 घंटे की है। और मुझे लगता है कि जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और जाके जो है जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन पे आप जाके इनको लगाइए, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन अटक जाए तो क्या मुझे कमेंट कीजिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। आपको ऑटोमेटिक समझ में ये आने लग जाएगा कि लगभग ऐसा कुछ नहीं बचा है जो मैंने आपको नहीं बताया हो, ठीक है। छोटा मोटा होता है कि एक आध पॉइंट किसी का बच गया, आप कहने लगे, ठीक है, तो वो नहीं है। लगभग जितना भी हो सकता है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैंने सब आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन सही लगा होगा। इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बता देना। बाकी इंग्लिश की जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और पसंद आए तो यार लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों को भेजिए, ठीक है। एक बच्चा कम से कम जो है 10-10 बच्चों को भेजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड